हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद स्वीट टीचिंग में। दोस्तों, टॉप 25 क्वेश्चन की जो मैंने सीरीज शुरू की है कल से, उसका ये दूसरा वीडियो है आज। और इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगी दोस्तों कि आपकी जो 30 या 35 क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है पीटी में, उसमें से 25 से ज्यादा क्वेश्चन आपके पकड़ में आ जाए। तो इसी सीरीज में ये प्रश्नों की दूसरी श्रृंखला है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को पसंद करते हैं तो आपको कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर करना होगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा मेरे साथ जुड़ने के लिए, ताकि 2 महीने के अंदर जो मैंने स्टैंडर्ड सोर्सेज से जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको पूछने वाले रिलेवेंट क्वेश्चन हैं, वो ला के मैं 2 महीने के अंदर आपको बीपीएससी पीटी की तैयारी कराने की कोशिश करूंगी, मैंने जैसे कहा था। तो ये उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज इस 25 क्वेश्चन को, 25 बेसिक टॉपिक है दोस्तों, जिनको हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन हम कब गठन हुआ था? 1927 में गठन हुआ था इसका। और ये जो गठन हुआ था दोस्तों, ये लॉर्ड बर्कनहेड जो था उस समय भारत का सचिव था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग गठित हुआ था। ये इसलिए गठित हुआ था ताकि 1919 का जो आया था अधिनियम, 1919 का जो अधिनियम था, उसको उसके मतलब उसके लिए जांच करने के लिए हर 10 साल पर जो कमीशन आता था, उसके लिए ये बना हुआ था। ये दोस्तों 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा, 3 फरवरी 1928 को। इसमें 7 सदस्य थे। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए साइमन आयोग कहा गया था इसको। इसमें 7 सदस्य, 7 ब्रिटिश थे, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है, बहुत सारे पॉइंट्स जो है जिसको लिखा नहीं जा सकता है, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भी बन जाए। अब जो बीपीएससी का ट्रेंड हो गया है दोस्तों, वो आपको लाइन, बहुत सारी लाइन डाल के फिर एक्सप्लेनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको हर एक टॉपिक को समझना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम टॉपिक्स को डील करते जा रहे हैं, और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एक्सप्लेनेशन पर भी ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो दिसंबर में पहुंचा, बंबई पहुंचा, तो लाहौर में 17 नवंबर 1928 को बहुत इसका विरोध हुआ, बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ। और लाला लाजपत राय को यहीं पे बहुत ज्यादा उनको लाठियों से पीटा गया था बुरी तरीके से, और उनमें इस पे उनकी मृत्यु हो गई थी। और जिसके कारण आपको सैंडर्स हत्याकांड, जो मैंने कल पढ़ाया था, सैंडर्स हत्याकांड, इसी कारण भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अनुशंसाएं क्या क्या थी? तो बेसिक चीजें जो 1930 में इसकी रिपोर्ट आई, उसमें प्रांतों में उत्तरदायी शासन के लिए ये किया गया, और केंद्रीय विधानमंडल के पुनर्गठन की बात कही गई। ये दोनों मुख्य जो इसके अनुशंसाएं वो रही हैं। ये सब चीजें आपको अब इसलिए पढ़ाई जा रही हैं क्योंकि अब बीपीएससी पूछ देता है इसमें से, इन कथनों में से कौन सही है, कौन गलत है। तो आपको इन सब चीजों को एक थॉरोली देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब देखिए, लॉर्ड बर्कनहेड दोस्तों, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, लॉर्ड बर्कनहेड जो भारत सचिव था, उसने भारतीयों को एक चुनौती दे दी थी कि भारतीयों में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो अपने लिए उत्तरदायी शासन या फिर अपने संविधान का निर्माण कर सकें। तो इसी को, एक चुनौती को स्वीकार करते हुए, पंडित मोतीलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में एक कमेटी, एक उप समिति गठित हुई थी, जिसमें कि 8 सदस्य थे। सर इमाम थे उनमें। तो ये सब जो सदस्य थे, उन्होंने क्या किया कि एक समिति गठित की और सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया 19 अगस्त 1928 में, ठीक है। तो ये सम्मेलन जब हुआ, तो इसमें क्या किया गया, इस सम्मेलन में, जो कि यहाँ पे दिसंबर 1928 भी है, दिसंबर 1928 का जो सम्मेलन है वो बुलाया गया था कांग्रेस कमेटी का, ताकि सर्वदलीय सहमति बनाई जा सके। लेकिन मुस्लिम लीग जो थी, जिन्ना जो थे, वो अल्पसंख्यक के मुद्दे पर मतभिन्नता हो गई, जिसके कारण मुस्लिम लीग यहाँ से अलग हो गई। नेहरू रिपोर्ट जो थी वो जब प्रकाशित हुई, तो उसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। डोमिनियन स्टेटस से हमारा तात्पर्य ये है दोस्तों कि हम अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हैं, और विदेशी मामलों और रक्षा मामलों को लेकर हम सिर्फ ब्रिटिश सरकार के झंडे तले अधीन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो नेहरू रिपोर्ट आई थी अगस्त 1928 में, ठीक है। तो इसमें आपको डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, संघीय सरकार की व्यवस्था करने के कहा गया था, मौलिक अधिकार की बात कही गई थी, इसके अलावा वयस्क मताधिकार की बात कही गई थी। तो ये सारी चीजें जो है वो मांगी गई थी। मुस्लिम लीग कब अलग हुई पता है आपको? सविनय अवज्ञा अंत की शुरुआत हम करते हैं, तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। दोस्तों, ये चूंकि उसके पहले गांधी जी ने इरविन के सामने एक 11 सूत्री मांग रखा था, ठीक है।
11 सूत्री मांग रखा था, जिसको इरविन ने अस्वीकार कर दिया, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद गांधी जी ने इसको शुरुआत किया था। चूंकि उस समय एक नमक कानून आया था, और नमक एक ऐसा विषय है जिससे कि आम जनजीवन जो है बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है, इसीलिए, और बहुत ही सामान्य चीज है, इसलिए गांधी जी ने इस विषय को चुना था। कभी कभी क्वेश्चन इसे पूछ देता है कि नमक क्यों चुना था, तो नमक चूंकि आम जनजीवन, आम लोगों की वस्तु थी, तो इससे आम लोगों को जोड़ने में आंदोलन में बहुत आसानी मिलती, तो इसीलिए इसको शुरू किया गया था नमक के नाम से। ये 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला, जो कि 385 किलोमीटर जो एग्जैक्ट है वो यहाँ इतनी यात्रा थी, और 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने इस यात्रा को संपन्न किया था। याद रखना है 78 सहयोगी, ये सारी चीजों को आपको याद रखना है। 240 मील भी कहीं कहीं दिया होता है दोस्तों, तो आप उसको देख सकते हैं। ये जो यात्रा थी दोस्तों, इसमें बिहार से भी एक व्यक्ति थे, सीलभद्र याजी, ठीक है, तो आपको उनका नाम याद रखना है। सीलभद्र याजी बिहार से थे, एकमात्र व्यक्ति। अब ये जो आपको दांडी मार्च चला, उसके बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया 6 अप्रैल से, क्योंकि गांधी जी ने वहां पे जो दांडी, जो गुजरात का जगह है, वहां पे एक मुट्ठी नमक बना के वाष्पीकृत करके इस आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक राजगोपालाचारी जो हैं, उन्होंने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा की, तो ये एक प्रसार है, बहुत देश में प्रसार हो गया सभी जगह पे इसका। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, उन्होंने पेशावर और पश्चिमोत्तर प्रांत में इसका प्रसार किया। और ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं, उनकी एक संस्था है लाल कुर्ती, ठीक है, या फिर खुदाई खिदमतगार। ये दोनों संगठन, खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती, ये दोनों आपको खान अब्दुल गफ्फार खान से जुड़ा हुआ है, आपको याद रखना है। नागालैंड में इसका प्रसार रानी गौडिंडू के द्वारा हुआ है। इनको रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी जब ये जेल में बंद थी, ठीक है दोस्तों। ये सब आपको याद रखना है कि रानी की उपाधि किसने दी। तो एडिशनल फैक्ट, मैंने इसलिए कहा कि मेरे एक्सप्लेनेशन पे आप ध्यान देके चलिए दोस्तों। एडिशनल फैक्ट भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जिससे कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक दोस्तों धारासना, यहाँ पे धारासना, एक धारासना नमक सत्याग्रह हुआ दोस्तों। इसमें 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र थे मनीलाल ने धारासना नमक गोदाम पर धावा बोला, जिसमें पुलिसिया क्रूरता बहुत ज्यादा हुई, जिससे दबाया गया। बहुत सारे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारे लोग घायल हुए, जिसके कारण धारासना नमक गोदाम जो सत्याग्रह है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नाम याद रखना है, सरोजिनी नायडू जी, इमाम साहब और गांधी जी। एक अंग्रेजी पत्रकार था बेब मिलर, ठीक है दोस्तों, एकदम इसका नाम याद रखना है, बेब मिलर। इसने इस घटना की इतनी जीवंत रिपोर्टिंग की कि अमेरिका की एक पत्रिका है टाइम, उसमें भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थान मिला। टाइम पत्रिका में सविनय अवज्ञा आंदोलन ही ऐसा आंदोलन था जिसको स्थान मिला। वैश्विक मीडिया का इसने, वैश्विक जगत का इसने ध्यान खींचा। मैं जो टाइम बोल रही हूँ पत्रिका, मैं जो बेब मिलर कह रही हूँ, ये सब आपको याद रखना है। ये सब एडिशनल फैक्ट है जो आपके लिए बोला जा रहा है। अब हम आते हैं गांधी इरविन समझौता। चूंकि ये जब आंदोलन बढ़ गया तो इरविन मजबूर होकर 5 मार्च 1931 को गांधी जी को समझौते के लिए बुलाता है। एक पैक्ट होता है गांधी जी और इरविन में, उसको कहते हैं पूना, इस गांधी इरविन समझौता। इसमें दोस्तों जो हिंसा किए थे उनको छोड़ के बाकी सभी कैदियों को रिहा करने और गांधी जी की मांगे मानी गई। और इसके अलावा जो गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सम्मेलन में शामिल करने के लिए भी बात सहमति बनी इसी में। लेकिन इसी में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो फांसी अटकी हुई थी उसको लेकर बात नहीं हुई, तो गांधी जी को कराची अधिवेशन जो हुआ 1931 वाला, उसमें काले झंडे भी दिखाए गए थे। तो ठीक है, गांधी जी को काले झंडे कब दिखाए गए थे? तो इसी समय दिखाए गए थे जब गांधी इरविन समझौते के बाद भगत सिंह और सुखदेव सबको फांसी हो रही थी, उसको लेकर बात नहीं बनी थी तब। तो उसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ये सभी याद रखना है कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। गांधी जी ने कब कहा था, गांधी जी को काले झंडे कब दिखाए गए थे, तो इन चीजों को आपको याद रखना है। इस समझौते के अकॉर्डिंग गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे सितंबर 1931 में। सितंबर से दिसंबर तक चला था 1931 में। राजपूताना जहाज से पहुंचे थे गांधी जी, लेकिन बीच में सांप्रदायिक निर्वाचन जो था उसके मतभेद हो गया गांधी जी को सांप्रदायिक निर्वाचन के मामले पर, और गांधी जी वापस आ गए। ठीक है, निर्वाचन के मामले पर गांधी जी बीच में ही वापस आ गए और आकर उन्होंने फिर से शुरू कर दिया 1932 में, और 1934 में जाकर यह पूर्णतः समाप्त हो गया।
एक गोलमेज सम्मेलन जो है, अब हम देखें तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुई है दोस्तों, 1, 2 और 3। ये चूंकि ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने हेतु वहां पे जो ब्रिटिश पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उनकी अध्यक्षता में ये गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई थी और राजा उसके किंग जॉर्ज जो थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। कभी कभी एडिशनल फैक्ट पूछ देता है ये सब, तो इसलिए आपको याद रखना है। पीएम याद रखना है रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो पहला कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को। दूसरा कब हुआ? 1931 को, जिसमें गांधी जी गए थे। और तीसरा कब हुआ? 1932 को। एक फैक्ट ये भी है दोस्तों कि तेज बहादुर सप्रू हो गए, BR अम्बेडकर हो गए, इन जैसे नेता, कुछ जैसे नेता हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब देखते हैं कि इसके बाद कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ। अब कम्युनल अवार्ड कब घोषित हुआ, जिसको अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं? तो पहले दोस्तों एक लोथियन समिति बनी। लोथियन समिति जो भारतीय मताधिकार समिति थी, आपको एकदम याद रखना है, लोथियन समिति भारतीय मताधिकार समिति थी। इसी समिति के रिपोर्ट के आधार पर कम्युनल पैक्ट की घोषणा हुई। अब कम्युनल पैक्ट क्या है, जिसको अगस्त प्रस्ताव या फिर ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय भी कहते हैं। तो ये फूट डालो और राज करो की नीति बेसिकली थी। इसमें दलितों को भी हिंदुओं से अलग कर दिया गया और 78 सीटें दे दी गई उनको, और उनके लिए भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र और सीट की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ अल्पसंख्यकों को जो पहले से ही 1909 से ही चला रहा था उसको आगे बढ़ाया गया, उनके लिए पृथक निर्वाचन और क्षेत्र और सीट की व्यवस्था की गई। इसी मुद्दे पर गांधी जी से मतभेद हो गया था और गांधी जी वापस आ गए थे। इसी समय 1934 में गांधी जी और अंबेडकर में भी दलित पृथक निर्वाचन को लेकर ही मतभेद हुआ था, जिसमें ये जो बाद में समझौता हुआ। और 1934 में जो पहला भूख हड़ताल गांधी जी ने किया था वो इसी के समय किया था। 1934 में अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो पूना पैक्ट आपको याद रखना है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इस 1935 का भारत शासन अधिनियम अखिल भारतीय संघ जो है, अखिल भारतीय संघ के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे चल के भारतीय संविधान में भी बहुत बड़ा भाग उससे लिया गया है, तो इसको याद रखना है। कुछ अनुशंसाएं इसकी थी। अखिल भारतीय संघ निर्माण की अनुशंसा थी जिसमें ब्रिटिश और भारतीय रियासत शामिल होंगे, लेकिन उनके लिए ये था कि वो ऑप्शनल था, वो चाहे तो शामिल होंगे, नहीं चाहे तो नहीं शामिल होंगे, इसीलिए कभी लागू ही नहीं हुआ। दूसरा, प्रांतीय दया शासन को जो 1919 से लागू हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। द्विसदनीय विधानमंडल की बात कही गई और वयस्क और प्रत्यक्ष मताधिकार की बात कही, जो कि सीमित था, जिसमें कर और संपत्ति कुछ ऐसे कंडीशन लगाए गए थे, लेकिन पहली बार वयस्क और प्रत्यक्ष मताधिकार की भी बात कही गई थी। 1937 में चुनाव होता है। इसी के अकॉर्डिंग तो कांग्रेस 6 प्रांतों में सरकार बनाती है, जैसे बॉम्बे, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा और बिहार तथा संयुक्त प्रांत। आपको एकदम याद रखना है। ये सब क्रम में पूछ देता है कि इसमें से किस में नहीं बनाई थी, तो आपको समय छांटना होता है। तो आपको याद करना है कि किस समय बनाई थी, तो आपको याद करना है बॉम्बे, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में 2 प्रांत ऐसे हैं, एकदम याद रखना है दोस्तों, असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। इस दोनों में भी कांग्रेस ने बाद में सरकार बना ली थी। तो कुल 8 जगहों पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। एक बंगाल था दोस्तों जिसमें कांग्रेस नहीं बना पाई थी सरकार, वहां पे मोहम्मद यूनिस की यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी। गांधी जी का कांग्रेस से इस्तीफा एक फैक्ट है दोस्तों, इसको फैक्ट बेस में याद रखिए। 1934 में गांधी जी ने पटना में जो कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही थी उसमें इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात हम करेंगे दोस्तों, तो गांधी जी चूंकि यहां से कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके थे, तो उन्होंने रचनात्मक स्तर पर 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, ठीक है। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और नेहरू जी दूसरे और ब्रह्मदत्त तीसरे। आपको याद करना है, कभी कभी पूछ देता है तीसरे कौन थे, पहला दूसरा लोग को पता रहता है, तीसरे कौन थे, तो ये ब्रह्मदत्त थे। अब हम बिहार में कुछ अगर बात करें तो बिहार में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह और दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिंह। दोस्तों आपको याद करना है, बिहार के संदर्भ में एकदम याद रखना है, श्री कृष्ण सिंह पहले और अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे। इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, किसको? व्यक्तिगत सत्याग्रह को।
अब एक फैक्ट है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन इसी समय चल रहा था, तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ। और ये क्यों फेमस है, इसमें पहली बार अलग राष्ट्र यानी द्विराष्ट्र यानी पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित किया गया। तो 23 मार्च के दिन पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है, पाकिस्तान दिवस। 23 मार्च के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की हम चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले तो चर्चा करेंगे प्रस्ताव इसका कब पारित हुआ। तो ये आपको 14 जुलाई को पारित हुआ दोस्तों, 14 जुलाई 1942 को पारित हुआ। इसके बैकग्राउंड में हम जाएंगे तो हम पहले क्रिप्स मिशन की चर्चा करेंगे। क्रिप्स मिशन जो आया था दोस्तों तो क्रिप्स मिशन जो था वो उस विफल हो गया था, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 1942 को वर्धा में। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों। किसका नारा दिया था, करो या मरो का। ये नारा कहाँ दिया गया था पूछ देगा, तो ग्वालियर टैंक मैदान में दिया गया था। क्योंकि ये भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसमें एक स्टेटमेंट ये भी था कि यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये था कि जब आंदोलन शुरू हुआ तो पहले ही दिन ऑपरेशन 0 आवर चला। जैसे कि मैंने लिखा है कि 8 अगस्त से यह आंदोलन शुरुआत हुई ऑफिशियली 9 अगस्त से, और 9 अगस्त के रात में ही ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया। क्या चलाया गया, ऑपरेशन 0 आवर। और ये ऑपरेशन 0 आवर किसके लिए था दोस्तों, तो जितने भी राष्ट्रीय और बड़े नेता थे, जिसमें कि महात्मा गांधी को आगा खान पैलेस में रखा गया। आपको ये भी एडिशनल फैक्ट है, आगा खां पैलेस, ठीक है। तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था, आगा खां पैलेस में, ठीक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए मैंने इस चीज को ऐड किया। राजेंद्र बाबू को मांकीपुर में रखा था, ये भी चीज आपको याद होना चाहिए। तो नेहरू जी को इलाहाबाद में रखा था, तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये जो ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया, तो इसमें जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को इस चीज का पता था, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि अगर हो सकता है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं या फिर सारे नेता गिरफ्तार हो जाएं, तो आपको स्वयं अपना जो है आंदोलन खुद चलाना है। इसीलिए इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है, जब लोगों ने अपना नेतृत्व अपने हाथ में ही ले लिया था, ठीक है। तो ये चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा दिया गया, भारत छोड़ो का नारा। तो ये किसने दिया था दोस्तों, ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने। यूसुफ मेहर अली ने एक नारा और दिया था, साइमन गो बैक। ये एक नारा इन्होंने दिया था, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने। अच्छा दोस्तों, साइमन गो बैक 9 अगस्त 1942 को ध्वजारोहण हुआ। चूंकि सारे नेता तो मुख्य नेता तो गिरफ्तार हो चुके थे, तो 9 अगस्त 1942 को ध्वजारोहण हुआ है। और अरुणा आसफ अली, जिनको ग्रैंड ओल्ड लेडी कहते हैं, उन्होंने, अरुणा आसफ अली जी ने 9 अगस्त 1942 को ध्वजारोहण किया है कांग्रेस कमेटी के बैठक में। एक स्टेटमेंट है दोस्तों जिसको सुमित सरकार जो इतिहासकार है उन्होंने लिखा है कि हालांकि अहिंसा की आवश्यकता पर हमेशा जोर दिया गया, लेकिन गांधी जी का करो या मरो का मंत्र उनकी उग्रवादी मानसिकता को दर्शाता है। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो इसको कहा किसने है, तो सुमित सरकार जी ने इसको कहा है कि अहिंसा की आवश्यकता पर हमेशा जोर दिया गया, लेकिन गांधी जी का करो या मरो का मंत्र उनकी उग्रवादी मानसिकता को दर्शाता है। इस आंदोलन के दौरान दोस्तों कहीं कहीं बलिया में, तामलुक में, सतारा में, चूंकि सतारा में बहुत दिन तक चला था, इन जगहों पर जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई। समानांतर सरकार मतलब अपना अपना सरकार, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके सरकार की स्थापना कर ली गई। तो सतारा में सबसे लंबे समय तक चली थी दोस्तों। कहाँ चली थी, सतारा में सबसे लंबे समय तक ये चली थी। इसमें भूमिगत रेडियो स्टेशन का भी शुभारंभ किया गया था। भूमिगत, चूंकि ऊपरी तौर पर सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी, इसीलिए भूमिगत स्तर पर ही रेडियो स्टेशन का संचालन हो रहा था। और इसमें 2 प्रमुख नाम थे, उषा मेहता जी और राम मनोहर लोहिया जी। उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया। इसी समय दोस्तों बिहार में आजाद दस्ता का गठन हुआ, आजाद दस्ता।
और आजाद दस्ता का गठन किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने, जो बिहार से थे, जेपी। तो आजाद दस्ता का गठन कहाँ हुआ? बिहार में हुआ, जयप्रकाश नारायण जी की अध्यक्षता में। और नित्यानंद सिंह जो थे वो भी इसमें थे। तो ये भी आजाद दस्ता भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय का ही है। बिहार में स्वराज ट्रेन चलाई गई थी, बिहार में सियाराम दल, ये सब दल के भी गठन किए गए थे। तो ये सब उसी समय हुआ था, आजाद दस्ता ये क्विट इंडिया मूवमेंट के समय ही हुआ था। एक क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि कौन कौन इसमें सहयोग नहीं किया था? तो मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा के द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये आज के कुछ टॉपिक रहे दोस्तों। मैं फिर से कल इस टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगी। तो दोस्तों, आपको अगर ये सीरीज अच्छा लगता है तो मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपको ये कैसा लगता है, और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक एस्पिरेंट के नज़र में मैंने जितने अपने अनुभव से सीखा है दोस्तों, उतना उस लेवल पे आके मैं आपकी तैयारी बहुत ही निचले स्तर से बहुत ही अच्छे से करा सकूं। मेरा प्रयास उन लोगों के लिए भी है जिनके पास स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, जिनके पास स्टैंडर्ड सोर्स की एक्सेस नहीं है, नहीं पहुंच पा रही है, उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं उनको 71st PPSC के लिए एक स्टैंडर्ड सोर्स से जितने भी निचोड़ हो सकते हैं वो निकाल कर देने की कोशिश करूंगी। पर दोस्तों, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। इसके तब तक के लिए मैं इसको वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू। जय सीताराम, जय बिहार।